Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 22.4 एनर्जी एंड रिसोर्स यूज इंडस्ट्रियल वर्सेस नॉन इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। ऊर्जा और संसाधन उपयोग विश्व के औद्योगिक बनाम गैर औद्योगिक क्षेत्र के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। इन 1900 not only did people in the industrialized and non-industrialized world produce different things, they developed very different patterns of energy use. सन 1900 में औद्योगिकृत और गैर औद्योगिकृत विश्व में लोगों ने सिर्फ विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने ऊर्जा के उपयोग की बिल्कुल भिन्न पद्धतियां भी विकसित की। Most production in the non-industrial world in 1900 was driven by human and animal power. सन 1900 में गैर औद्योगिकृत विश्व का ज़्यादातर उत्पादन मानव और पशु शक्ति से किया जाता था। Even on American farms, plows and mechanical harvesters were drawn by horses, as were carts, carriages and buses in the towns. अब देखिए, बोल रहा है सन 1900 में गैर औद्योगिकृत विश्व का ज़्यादातर उत्पादन मानव और पशु शक्ति से किया जाता था। अमेरिका के खेतों में हल और यांत्रिकी मैकेनिकल हार्वेस्टर जिसको कहते हैं, यांत्रिकी कटाई मशीनें घोड़ों द्वारा चलाई जाती थी। इस प्रकार नगरों में ठेला गाड़ियाँ और बसें चलाई जाती थी। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ required new energy sources to run their factories, light their homes and offices, and power modern means of transport such as railway engines and automobiles. औद्योगिक समाजों को अपनी फैक्ट्रियां चलाने, अपने घरों और कार्यालयों में रोशनी करने, परिवहन के शक्तिशाली आधुनिक संसाधनों जैसे रेलवे इंजन और ऑटोमोबाइल चलाने के लिए नए ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता थी। Thus, Britain, France, and Germany in 1900 were largely coal-powered societies, while Italy had begun to use hydroelectricity. US was relying increasingly on petroleum fuels. By 1915, it was clear that cars would replace horses in transportation. अतः सन 1900 में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी व्यापक रूप से कोयले का उपयोग करने वाले समाज थे, जबकि इटली ने जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करना शुरू कर दिया था। अमेरिका पेट्रोलियम ईंधनों पर आश्रित होता जा रहा था। सन 1915 तक यह स्पष्ट हो गया था कि परिवहन में घोड़ों के स्थान पर कारों का उपयोग होगा। These countries began to realize that their economic and political strength depended on sources of energy, and they began to exploit resources in their colonies. For example, the British were engaged in oil in Assam and Burma. The Dutch were doing same in Sumatra and the Americans in Mexico. These factors determined their foreign policies. इन राष्ट्रों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया था कि इनकी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर थी और इन्होंने अपने उपनिवेशों के संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए ब्रिटिश लोग असम और बर्मा से तेल जुटाते थे। यही काम डच के लोग सुमात्रा में और अमेरिका के लोग मैक्सिको में कर रहे थे। ये घटक इनकी विदेशी नीतियों का निर्धारण करते थे।